हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अनुमान प्रमाण के पार्ट सेकंड के बारे में, जिसमें आपको मैं आज की वीडियो में अनुमान प्रमाण से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म है उन इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले वाली जो पार्ट फर्स्ट था अनुमान प्रमाण का, उसके अंतर्गत मैंने आपको अनुमान की निरुक्ति, उसके लक्षण, भेद और उसका इंपॉर्टेंस जो है में क्या बताया गया इसके बारे में बात कर ली थी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है पंचअवयव या पंचावयव जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अनुमान प्रमाण के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है। नीचे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 9 शब्द जो टोटल बताए गए वो हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, परामर्श, अनुमिति और दृष्टांत है। 9 शब्द की जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी एग्जाम्पल है, वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब अगर आप हेतु को समझ पाते हो तो आप साध्य को जो है आसानी से समझ जाओगे, और अगर आप साध्य को समझ पाए तो व्याप्ति को समझोगे, व्याप्ति को तो समझ पाए तो पक्ष को समझोगे। इस तरह से आपको एक दूसरे से जो है रिलेटेड होने की वजह से हर एक को अच्छे से समझना है। दोस्तों सबसे पहला शब्द जो है वो हेतु है। इस हेतु के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको 2 एग्जाम्पल की हेल्प से सारी चीजें जो है वो समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वो पहला एग्जाम्पल है कि यत्र यत्र धूमस्य तत्र तत्र अग्निर इति। मतलब तर्क संग्रह ने बताया है एक एग्जाम्पल जो कि आपको अनुमान प्रमाण की इन सभी टर्म को समझने में बहुत हेल्प करेगा। वो है कि यत्र यत्र धूमस्य तत्र तत्र अग्निर इति। मतलब कि जहां जहां पर धूम है वहां वहां पर अग्नि होती है। पर्वत पर धूम देखकर अग्नि का अनुमान करना। ठीक है, अब जनरली आपने देखा भी होगा कि रसोई में आप जब भी जाते हो, किचन में जाते हो, तो वहां पर जहां पर अग्नि जलती रहती है, ठीक है, अग्नि आप कहीं पर भी जला दो, लकड़ी से जलाओ, किसी से जलाओ, तो वहां पर आपको धुआं जो है देखने को मिलता है ना, धूम जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो जहां जहां पर अग्नि की उपस्थिति है वहां वहां पर आपको धूम देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि मान लो कोई व्यक्ति जो है वो पर्वत पर गया और पर्वत पर जाकर के लकड़े इकट्ठे करके अगर अग्नि जला रहा है, ठीक है, आग को जला रहा है, तो वहां पर भी आपको धूम देखने को मिलेगी। तो दूसरा पर्सन जो बात दूर खड़ा हुआ था, उसने जब पर्वत में धूम को देखा, धुएं को देखा, तो धुएं को देख करके उसने अनुमान लगाया कि यार हो सकता है वहां पर किसी ने अग्नि जला रखी हो सकता है वहां पर आग लगी हो सकता है वहां पर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो जल रहा हो। इस तरह का अनुमान जो है वो लगा सकता है। ठीक है, तो पर्वत पर धूम को देख करके अग्नि का अनुमान करना, और जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि, ये पहला एग्जाम्पल है जो मैं पूरी वीडियो में आपको समझाने के लिए यूज लेने वाला हूं। ये था दोस्तों पहला एग्जाम्पल जो जनरली आप सभी लोग देखते हो। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल जो है दोस्तों वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। लिखा हुआ है कि संधि सूल में स्नेह से अनुपसेय होता है, वहां वहां आम बात का अनुमान कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी जॉइंट पेन का पेशेंट आता है और उस जॉइंट पेन के पेशेंट में अगर आपने स्नेह का प्रयोग करके वात का अनुलोमन किया, ठीक है, मतलब कि अनुपसेय किया, तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि यार ये जो जॉइंट पेन है ना, ये हो सकता है आम वात का हो, क्योंकि आम वात का जो चिकित्सा सूत्र होता है ना, उसमें सबसे पहले जो है वो स्नेहन, स्वेदन, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 एग्जांपल याद रखना कि यत्र यत्र धूमस्य तत्र तत्र अग्नि, पहला एग्जांपल ये है, और दूसरा है कि जिस जिस संधि सूल में स्नेह से अनुपसेय होता है वहां वहां आम वात का अनुमान कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थी उसके अंतर्गत सबसे पहली टर्म के बारे में जो है हेतु। ठीक है, हेतु का मतलब क्या है कि जिस साधन से साध्य को सिद्ध किया जाता है उससे हेतु कहते हैं। ठीक है, अब साधन का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज है ना, उस चीज को बता करके आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वहां पर ये चीज है। ठीक है, कहने का मतलब पहले एग्जाम्पल जो मैंने बताया था कि यत्र यत्र धूमस्य तत्र तत्र अग्नि। ठीक है, जहां जहां पर धूम है वहां वहां पर अग्नि है। तो धूम को देख करके आप अग्नि को बताने की कोशिश कर रहे हो। मान लो कोई पर्वत से दूर अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, रसोई घर से अगर दूर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, उसने धुएं को देखा, तो धुएं को देख करके वो क्या अनुमान लगा सकता है कि वहां पर अग्नि जो है उपस्थित होगी, अग्नि जो है जल रही होगी, इस तरह का अनुमान कर सकता है। तो धूम वो साधन है जिसकी सहायता से आप साध्य के रूप में जो अग्नि है उस अग्नि को सिद्ध कर रहे हो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेतु कुछ भी नहीं है, हेतु वो साधन है जिसके द्वारा आप साध्य को, मतलब कि जो अग्नि है उस अग्नि को सिद्ध करते हो। एग्जाम्पल में नीचे आप देख भी सकते हो कि पहला जो एग्जाम्पल मैंने आपको जो अग्नि और धूम वाला दिया था उसके अंदर धूम है जो कि हेतु होगा। उस धूम के हेल्प से ही, धूम को देख करके ही व्यक्ति इसका अनुमान कर सकता है कि वहां पर अग्नि होगी। ठीक है, तो साधन क्या है, यहाँ पर धूम है, और सेकंड एग्जाम्पल में जो साधन है वो क्या है, स्नेह से अनुपसेय होना, क्योंकि स्नेह से अनुपसेय होने पर ही आप आम बात का क्या कर सकते हो, अनुमान कर सकते हो। तो समझ गए होंगे कि ऐसा साधन जिसके द्वारा आप साध्य को सिद्ध करते हो वो साधन ही क्या कहलाता है, हेतु कहलाता है। पहले एग्जाम्पल में धूम, सेकंड एग्जाम्पल में स्नेहन से अनुपसेय जो है क्या है, साधन है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड टर्म साध्य के बारे में। वैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको बता दिया कि हेतु के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है वो क्या होता है, साध्य होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि हेतु की सहायता से जिसे सिद्ध किया जाता है वो क्या होता है, साध्य होता है। पर जो एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल धूम और अग्नि वाला, उसमें धूम तो क्या हो गया, हेतु हो गया, क्योंकि धूम तो क्या है, साधन है। लेकिन वो हेतु जो आप बता रहे हो धूम, वो किसकी वजह से, अग्नि की वजह से है।
ठीक है। तो अग्नि वहाँ पर क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल में आमवात जो है वो क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोनों पॉइंट को आप अच्छे से समझ पाए होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, वो है व्याप्ति, ठीक है। तो व्याप्ति का मतलब है कि हेतु और साध्य का हमेशा साथ साथ रहना साचर्य नियम है। व्याप्ति एक प्रकार का अविनाशी भाव संबंध है। व्याप्ति के दो भेद बताए गए, अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति, ठीक है। तो व्याप्ति का मतलब क्या है, व्याप्ति का मतलब है कि मैं आपसे एक चीज पूछूं कि बिना धुएं के जो अग्नि हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है, लेकिन जब अग्नि प्रारंभिक अवस्था में जलेगी, लकड़ी से अगर आप अग्नि जला रहे हो तो अग्नि जलते टाइम उसमें से धुआं तो निकलेगा। जब वो लकड़ी अंगारों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके बाद धुआं अनुपस्थित हो सकता है, लेकिन प्रारंभ में जब आप लकड़ी को जलाओगे तो उस टाइम पे तो धुआं होगा। अग्नि के साथ में धुआं जो है वो हमेशा होगा। इसका मतलब अगर आप अग्नि को नष्ट करते हो, ठीक है, मान लो कि मैंने पानी डाल दिया, तो पानी डालने के बाद क्या धुआं उठेगा उसमें से? नहीं उठेगा ना। इसका मतलब ये है कि अग्नि और धुएं के मध्य का जो अविनाशी भाव संबंध होता है वही एक तरह का क्या है, व्याप्ति है, जिसको अपन साहचर्य नियम बोलते हैं। साहचर्य का मतलब है कि साथ साथ में रहना, क्योंकि अगर अग्नि नष्ट होएगी तो धुआं नष्ट हो जाएगा, और अगर धुआं नष्ट हो इसका मतलब अग्नि भी जो है नष्ट हो गई होगी, ठीक है। इस तरह से अपन उसको अनुमान लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं कि व्याप्ति के जो है ना आचार्यों ने दो भेद बताए, एक तो अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति। फोर्थ जो पॉइंट है दोस्तों वो है पक्ष, ठीक है। पक्ष का मतलब क्या है कि वो स्थान जहां साध्य को साधन द्वारा सिद्ध किया जाता है वो पक्ष कहलाता है, ठीक है। यहाँ साध्य संदिग्ध होता है, अर्थात साध्य हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो पर्वत और रोगी। अब मुझे एक बात बताओ, पर्वत में अगर कोई अग्नि जला करके आएगा तभी तो वहां पर अग्नि उपस्थित हो सकती है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पर अग्नि आपको देखने को मिले ही सही, लेकिन अगर आप इसके विपरीत रसोई घर में आते हो तो वहां पे आपको डेफिनेटली अग्नि देखने को मिलेगी, और अग्नि के साथ साथ जो है वो धुआं भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो निश्चित स्थान जो होता है वो तो सपक्ष है, लेकिन जहां पर अग्नि हो सकती है, पक्ष का मतलब सीधा सीधा स्थान है, आपको है ना टर्म आयुर्वेद की याद रखनी है, लेकिन अगर जनरली में बात करूं तो स्थान के बारे में बात हो रही है। अब अगर अग्नि कोई भी व्यक्ति पर्वत में जाकर के जलाएगा तो वहां पर जो है पर्वत क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा, और अगर उसी अग्नि को जो है वो कोई रसोई घर में आकर के जलाएगा तो रसोई घर जो है वो क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब पर्वत को पक्ष में इसलिए यहाँ पर मान रहा हूं कि पर्वत में ऐसा निश्चय नहीं है कि वहां पर अग्नि आपको देखने को मिले। पांचवा पॉइंट है सहपक्ष। चौथा तो क्या था, पक्ष था। पक्ष का मतलब तो स्थान के बारे में बता दिया कि वहां पर अग्नि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि साध्य वहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब साध्य जो एक तरह से क्या है, संदिग्ध है। लेकिन पांचों में जो सहपक्ष का मतलब क्या है कि निश्चित रूप से आपको वहां पर अग्नि देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से आपको वहां पर स्नेह के द्वारा अनुपसे जो है देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से स्नेह के द्वारा अगर अनुपसे आपको देखने को मिल रहा है तो 101% वो पेशेंट जो है किसका है, आमवात का है। अगर आपने अग्नि और धुएं को जो है रसोई घर में देखा तो इसका मतलब रसोई घर जो है वो उस अग्नि और धुएं की उपस्थिति का निश्चित स्थान है। मतलब ऐसा स्थान जहां पर साध्य निश्चित रूप से सिद्ध किया जा सकता है, साध्य निश्चित रूप से उपस्थित होता है, उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, सहपक्ष बोलते हैं। तो पक्ष में और सहपक्ष में आपको कंफ्यूज नहीं होना। पक्ष का मतलब भी वही है कि स्थान है, लेकिन सहपक्ष का मतलब है निश्चित स्थान। मैं बोलता हूं ना कि एक तो है कि यह कार्य होगा, और मैं बोलता हूं कि यह कार्य निश्चित रूप से होगा, दोनों बातों में डिफरेंस है, ठीक है। तो उसी तरह से पक्ष और सहपक्ष में डिफरेंस है। पक्ष का मतलब तो है कि ऐसा स्थान जहां पर साध्य को सिद्ध किया जा सकता है वो पक्ष है, और ऐसा स्थान जहां पर साध्य को निश्चित रूप से सिद्ध किया जा सकता है वो क्या है, सहपक्ष है। दोनों में डिफरेंस है, बस एक छोटे से शब्द का डिफरेंस है, निश्चित का, ठीक है। अगर निश्चित शब्द आ रहा है इसका मतलब वो सहपक्ष है, और अगर निश्चित नहीं आ रहा है इसका मतलब वो पक्ष हो सकता है, वहां पर साध्य हो सकता है, हेतु हो सकता है, और उन दोनों के मध्य व्याप्ति जो है वो आपको मिल सकती है। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। छठा पॉइंट है दोस्तों विपक्ष, ठीक है। विपक्ष का मतलब क्या है कि जहां पर हमेशा साध्य का अभाव आपको देखने को मिले। देखो मैंने पक्ष में आपको बताया था कि ऐसा स्थान जहां पर साध्य आपको देखने को मिलता हो या साध्य को आप सिद्ध कर पाते हो, और उसके बाद सहपक्ष में मैंने आपको बोला कि ऐसा स्थान जहां पर साध्य को निश्चित रूप से सिद्ध किया जा सके वो था रसोई घर, ठीक है। पक्ष के अंदर मैंने आपको पर्वत के बारे में बताया था कि वहां पर अग्नि हो भी सकती है और नहीं, लेकिन रसोई घर में निश्चित रूप से आपको अग्नि देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन विपक्ष, छठी जो टर्म है वो है विपक्ष। विपक्ष का मतलब क्या है कि वो स्थान जहां साध्य का निश्चित रूप से अभाव हो। अब देखना, सहपक्ष और विपक्ष एक दूसरे से विपरीत है। सहपक्ष का मतलब तो वो था कि जहां साध्य निश्चित रूप से उपस्थित हो वो क्या है, सहपक्ष है। लेकिन ऐसा स्थान जहां साध्य निश्चित रूप से अनुपस्थित हो वो क्या है, विपक्ष है। या फिर ऐसा कहूं कि वो स्थान जहां साध्य का निश्चित रूप से अभाव हो वो क्या है, विपक्ष है।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैं बात कर लेता हूँ जलाशय की, और सेकंड एग्जाम्पल में बात कर लेता हूँ स्वस्थ व्यक्ति की। अब एक बात बताओ मुझे, पानी के अंदर कभी आग जलती है? जादूगर की बात छोड़ दो, वो आपका बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। लेकिन जनरली अपन देखें तो पानी के अंदर आग लगती है? नहीं लगती ना, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि जलाशय में अग्नि की उपस्थिति और वहाँ पर धुआं देखने को मिल रहा है, तो एक तरह से जलाशय में जो है वो क्या है, जलाशय जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो क्या है, अभाव है, ठीक है। वहाँ पर हो ही नहीं सकती अग्नि और धुआं, वहाँ पर आपको मिल ही नहीं सकता। अब तालाब के अंदर आप अग्नि कैसे जला पाओगे, ठीक है। नाव में बैठ करके जा रहे हो फिर जला रहे हो तो वो बात अलग है, ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन आ जाती है। लेकिन जनरली मैं आपको बोलूँ कि आपको पानी में जो है आग जलानी है, तो आप वहाँ पर आग जला ही नहीं पाओगे पानी में, तो वहाँ पर आपको धुआं और अग्नि कहाँ से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही बात है कि विपक्ष का मतलब यह है कि वो स्थान जहां साध्य का निश्चित रूप से अभाव होता है वो क्या कहलाता है, विपक्ष कहलाता है, जिसके अंदर जलाशय और स्वस्थ व्यक्ति को आप ले सकते हो। अब ठीक है, तो तीनों टर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों टर्म में कोई विशेष चीज आपको बताई नहीं गई है, ठीक है। तीनों टर्म के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो पक्ष तो क्या था कि वो स्थान जहां पर साध्य को आप सिद्ध कर सकते हो, या फिर साध्य जो है जहां पर संदिग्ध होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया था कि पर्वत हो गया और पर्वत के साथ साथ रोगी हो गया, ठीक है। उसके बाद सहपक्ष जो टर्म थी उसकी मैंने बात करी, तो वो स्थान जहां साध्य को निश्चित रूप से सिद्ध किया जाता है वो क्या है, सहपक्ष हो गया, जिसके अंदर रसोईघर हो गया और आमवाद का रोगी हो गया। विपक्ष की बात करते हैं तो वो स्थान जहां साध्य का निश्चित रूप से अभाव होता है, जहां पर आप साध्य को सिद्ध कर ही नहीं सकते हो, वो क्या है, विपक्ष। जलाशय और स्वस्थ व्यक्ति इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना, पहली जो तीन टर्म थी उसका नाम क्या था, हेतु, साध्य और व्याप्ति, ठीक है। तीन तीन के पेयर में याद रखना, क्योंकि टोटल 9 ही टर्म है, तो 9 ही जो शब्द है ना, इन 9 शब्द को आप तीन तीन के पेयर में याद रखना, ठीक है। तो 3 पेयर जो है बन जाएंगे, जिसमें पहला पेयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हेतु, साध्य और व्याप्ति। इन तीनों का एक साथ ये टर्म एक साथ याद रख लेना। उसके बाद पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, इन तीनों को एक साथ याद रख लेना। इस तरह से आप इसको याद रख पाओगे। अब तीसरे जो पेयर की बात करते हैं उसके अंदर अपन चलते हैं 7वीं टर्म के बारे में, और 7वीं टर्म है जिसका नाम है परामर्श। परामर्श का मतलब क्या होता है, परामर्श का मतलब होता है कि सपक्ष निश्चित स्थान में साहचर्य नियम व्याप्ति के साथ हेतु और साध्य का ज्ञान होना, ठीक है। अब जैसे रसोई घर में अग्नि और धूम का होना, परामर्श का मतलब सीधा सीधा ये है कि सपक्ष मतलब कि एक निश्चित स्थान जहां पर आप व्याप्ति या फिर जिसको अपन साहचर्य नियम बोल रहे थे, उस साहचर्य नियम से युक्त हेतु के द्वारा साध्य, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको अग्नि दिया था, उसको सिद्ध करने के बाद में उत्पन्न होने वाला जो भी ज्ञान होता है वो परामर्श कहलाता है, ठीक है। जैसे कि रसोई घर में अग्नि और धूम का होना। अब दोस्तों इस परामर्श वाले पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल में भी मैं जो बताया मैंने आपको, उसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो रसोई घर जो है क्या हो जाएगा, सपक्ष निश्चित स्थान हो गया, अग्नि जो है क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा, और धूम जो है क्या हो जाएगा, हेतु हो जाएगा। अब हेतु भी कौन सा, वैसा हेतु जो कि व्याप्ति से युक्त है, जिसके अंतर्गत आप अग्नि और धूम जो है एक दूसरे के साथ में साहचर्य नियम से अविनाशी भाव संबंध से आश्रित है, तो इस प्रकार के संबंध को अपन क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं। तो सारी की सारी चीजें वही है, ठीक है। 8वें नंबर की जो टर्म है दोस्तों वो है अनुमिति। अनुमिति का मतलब होता है कि परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो भी ज्ञान होता है वो अनुमिति कहलाता है। कुछ ना कुछ तो पकड़ा, कुछ ना कुछ तो पकड़ा का मतलब है कि जैसे आप रसोई के अंदर गए, ठीक है, जो कि एक निश्चित रूप से जो अग्नि की उपस्थिति का स्थान, निश्चित स्थान, इसको अपन सपक्ष बोल रहे थे, वहां पर आपने अग्नि को देखा, मतलब आपने साध्य को देखा, और हेतु को देखा मतलब कि आपने जो है वो धुएं को देखा। तो आप सपक्ष, हेतु और साध्य, इन तीनों चीजों के आधार पर आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हो कि रसोई घर में कुछ ना कुछ तो बनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो पकाया जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट था दृष्टांत, ठीक है। दृष्टांत का मतलब है उदाहरण। अब मैंने इन सारी टर्म को समझाने के लिए आपको जिन एग्जाम्पलों का प्रयोग किया है ना, और जनरली अगर मैं दृष्टांत की डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो कि ऐसे उदाहरण या ऐसे एग्जाम्पल जिसकी सहायता से हर एक व्यक्ति आसानी से समझ सके, उसको अपन क्या बोलते हैं, दृष्टांत बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से थी ये टोटल मिलाकर के 9 टर्म जिनके बारे में मैंने बात करी। अब बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है पंच अवयव या पंचावयव, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि पंच अवयव का मतलब क्या है कि 5 अवयवों का जो समूह होता है उसी को अपन पंचावयव बोलते हैं, पंच प्लस अवयव। जब अनुमान प्रमाण की मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको अनुमान के भेद बताए थे, ठीक है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान या प्रार्थ अनुमान, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो प्रार्थ अनुमान है दोस्तों, उस प्रार्थ अनुमान को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है पंच अवयव, ठीक है। तो इस पंच अवयव की हेल्प से अपन प्रार्थ अनुमान को समझ सकते हैं। अब दोस्तों जो पंच अवयव है, उस पंच अवयव के अंदर टोटल जो 5 अवयव है वो कौन कौन से, उनकी अगर मैं बात करता हूं तो उसमें प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, ये टोटल मिलाकर के 5 हेतु जो है वो पंच अवयव के अंतर्गत रखे गए हैं। इसमें दोस्तों प्रतिज्ञा की अगर मैं बात करता हूं तो प्रतिज्ञा सिंपल वही है, जैसे मैंने आपको जो
जो भी इंपॉर्टेंट टर्म अभी बताई थी उसके अंतर्गत मैंने बात करी थी दोस्तों साध्य के बारे में, ठीक है। तो जिस चीज को आप साध्य बोल रहे हो तो वही एक तरह से पंच अवयव के अंदर प्रतिज्ञा है, ठीक है। प्रतिज्ञा का मतलब क्या है कि सिद्ध किया जाने वाला जो भी विषय होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको अग्नि बताई, तो अग्नि को मैं दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म के अंदर साध्य बोल रहा था, और पंच अवयव की जहां पर बात आती है तो अग्नि को ही मैं अभी क्या बोलूंगा, प्रतिज्ञा बोलूंगा। तो बस शब्द का हेर फेर है और टर्म तो वही है, ठीक है। प्रतिज्ञा का दोस्तों शाब्दिक अर्थ हो सकता है कि औपचारिक घोषणा, ठीक है। मैंने औपचारिक रूप से जो है ना अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं अग्नि के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरी क्या होगी, प्रतिज्ञा होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में जो है अग्नि होगी और सेकंड एग्जाम्पल में आम बात होगी। सेकंड जो है दोस्तों वो हेतु के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि साध्य प्रतिज्ञा को सिद्ध करने में प्रयुक्त होने वाले समस्त साधन जो है क्या कहलाते हैं, हेतु कहलाते हैं, ठीक है। इसके बारे में बता दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो है वो हेतु कौन था, धूम था, और सेकंड एग्जाम्पल में स्नेहन में अनुपचय था, ठीक है। तीसरे के बारे में मैं इंपॉर्टेंट टर्म के अंदर बात कर चुका हूं। दृष्टांत जो है दोस्तों ऐसे उदाहरण जिनसे मूर्ख और विद्वान दोनों समान रूप से समझ जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, दृष्टांत बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने रसोई घर का आपको दिया था, ठीक है, जहां पर साध्य और हेतु जो है वो व्याप्ति के साथ में उपस्थित आपको मिलेंगे। वो क्या था, रसोई घर था, और सेकंड जो है वो क्या था, आमवात का रोगी हो गया, जिसमें आपको स्नेह से अनुपचय आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक। दृष्टांत के बाद में दोस्तों अगली जो पंचअवयव का घटक है वो है उपनय, ठीक है। उपनय का मतलब होता है दोस्तों कि व्याप्ति विशिष्ट हेतु पक्ष पर उपस्थित है, अर्थात धूम के साथ अग्नि रसोई घर में पाई जाती है, इसे सिद्ध करने वाले वचन या बात को उपनय कहते हैं। वही है, मैंने आपको व्याप्ति के अंदर बताया तो था कि व्याप्ति विशिष्ट जो संबंध होता है, या फिर ये बोलो कि अविनाशी भाव संबंध से युक्त, जहां पर अग्नि सपक्ष के साथ में उपस्थित होते हैं, मतलब कि निश्चित रूप से उपस्थित होती है, वही क्या है, उपनय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस बात को बोलने का तरीका अलग अलग है, वरना चीज वही है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म के अंदर बताई थी, ठीक है। तो उपनय का मतलब हो जाएगा कि व्याप्ति विशिष्ट हेतु पक्ष पर उपस्थित है, अर्थात धूम के साथ अग्नि रसोई घर में पाई जाती है, इसे सिद्ध करने वाले वचन को या बात को जो क्या बोलते हैं, उपनय बोलते हैं। जैसे कि धूम और अग्नि का जो संबंध होता है उसी को अपन अविनाशी भाव संबंध बोलते हैं। ये तो क्या हो गया, व्याप्ति विशिष्ट हेतु हो जाएगा, ठीक है। और रसोई घर जो उसका क्या हो जाएगा, सपक्ष निश्चित स्थान हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चला सपक्ष के बारे में, सबके बारे में, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों ये पंचअवयव का वो है निगमन। निगमन का मतलब है कि हेतु द्वारा साध्य को सिद्ध करके प्रतिज्ञा साध्य को दोबारा से कहना या बताना क्या कहलाता है, निगमन कहलाता है। मतलब आपने हेतु की सहायता से, हेतु जो कि आपका साधन है, उस साधन की सहायता से आपने साध्य मतलब कि जो अग्नि है उस अग्नि को सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने के बाद में आप लास्ट में और बोल रहे हो कि अतः यहाँ पर अग्नि की उपस्थिति है, अतः यह आमवात का रोगी है ना, अतः यह फलाना का रोगी है, अतः यह इसका रोगी है, अतः इसका रोगी है। तो इस तरह से आप अगर लास्ट में आपकी जो आपने प्रतिज्ञा प्रारंभ में ली थी, जिसको आपको सिद्ध करना था, जिस साध्य को आपको बताना था, उस साध्य के बारे में अगर आप लास्ट में एक बार और बोल देते हो, ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, निगमन बोलते हैं। जनरली आप बोलते भी तो हो ना कि मैंने जैसे मान लो कि मैं स्नान की परिभाषा बोलता हूँ, जो कर्म शरीर में स्नान करता है ना, शरीर के धातु को जो है शरीर के दोषों को विलीन करता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्नान बोलते हैं। अतः इस तरह से स्नान की परिभाषा होती है, ठीक है। तो लास्ट मैंने उस चीज़ को दोबारा बोल दिया, तो यही बोला हुआ कि हेतु द्वारा साध्य को सिद्ध करके प्रतिज्ञा साध्य को दोबारा से कहना या बताना क्या कहलाता है, निगमन कहलाता है। अतः एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जाम्पल में हो जाएगा कि अतः यह आमवात का रोगी है, पेशेंट है, और अतः रसोई घर में अग्नि उपस्थित है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने बात करी पंचअवयव जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं, और वीडियो की शुरुआत में मैंने बात करी थी जो भी इंपॉर्टेंट टर्म बताई गई है ना, उस इंपॉर्टेंट टर्म के अंतर्गत मैंने आपको हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, इन सब के बारे में बात करी। दोस्तों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अनुमान प्रमाण के अंतर्गत एक और पॉइंट बच जाता है, जिसके अंतर्गत हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि हेत्वाभास जो है वो क्या होता है, हेतु जो है क्या होता है, उसके टाइप्स जो कौन कौन से बताए गए, हेत्वाभास क्या है, सदहेतु क्या है, असदहेतु क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि तर्क जो है वो क्या होता है, और तर्क के भेद जो है आचार्यों ने कितने बताए। थैंक यू सो मच गाइस।